हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? काफ़ी उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की गद्यखंड हिंदी चैप्टर नंबर 1 जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आज हम लोग पूरी इस वीडियो में थ्योरी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि इस वीडियो को, इस चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आप इस थ्योरी को समझ जाते हैं तो इसका जितना ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हम अगले वीडियो में आप लोग के सामने लेकर आएंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनका लेखक है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए इससे देखने से पहले हम लोग देखते हैं इनका लेखक परिचय। चलिए प्यारे बच्चे, कुछ पंक्तियां हैं आप लोग के प्रति। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। प्यारे बच्चे, अगर आज हम जिस दिन अकेले पथ पे हौसला के साथ अगर चलना सीख गए न, तो आने वाला समय जो होगा, वो दिन होगा, वो हमारे पीछे काफिला होगा। क्या होगा बेटा? तो काफिला होगा। तो इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाई की ओर फोकस अच्छे से करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लेखक परिचय। प्यारे बच्चे, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कैसा परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में, जो कि दलित बहुत ही गरीब, पीछे से उठा हुआ व्यक्ति जिसको दलित परिवार कहते हैं। और महू के एक मध्य प्रदेश, कहाँ? मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है महू। तो यहीं पे इनका जन्म हुआ था। किनका? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। याद हो गया बच्चे? 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कैसा परिवार में? तो दलित परिवार में। चलिए इनका मृत्यु की बात किया जाए बच्चे, तो 6 दिसंबर 1956 को न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। इनका दूसरा जो नाम था वो भीमराव रामजी अंबेडकर। पूरा नाम भी बोल सकते हैं या तो दूसरा नाम बोल सकते हैं। इनका दूसरा नाम क्या था? तो भीमराव रामजी अंबेडकर। इनके पिता के नाम जो था बच्चे वो रामजी मालोजी शकपाल। जब कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में मालोजी नहीं देता है, सिर्फ रामजी शकपाल, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम हम लोग याद रखें। इनका पिता का नाम रामजी शकपाल। इनका माता के नाम भीमाबाई थी। क्या थी बेटा? तो भीमाबाई। ये 14वीं और आखिरी संतान थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अपनी माँ यानी भीमाबाई के 14वें और आखिरी संतान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखना, कैमा संतान? तो 14वीं संतान यानी आखिरी संतान थे। इनका पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर तथा दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर था। इसमें यहाँ थी कर दीजिए बेटा, ठीक है। इनका जो पत्नी, ये इन्होंने अपना 2 शादी किए थे। पहला पत्नी का नाम था रमाबाई अंबेडकर तथा दूसरी पत्नी का नाम डॉक्टर सविता अंबेडकर थी। नहीं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बच्चे का जो नाम था वो यशवंत अंबेडकर था। क्या था? यशवंत अंबेडकर। तो ये था लेखक परिचय। इसके बारे में अच्छे से ध्यान से अभी और इसका देखना है कि इनका जो शैक्षणिक योग्यता क्या थी। चलिए शैक्षिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन के बारे में इनको बात करें कि इन्होंने क्या क्या पढ़ाई किए, कहाँ से किए। ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप लोग एक कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, इसको पूरी तरीक़ा से लिख लीजिए ताकि याद रहेगा। जैसे मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। क्या किया? बीए कहाँ से किया? तो मुंबई विश्वविद्यालय से। दूसरा कोलंबिया विश्वविद्यालय एमए पीएचडी एलएलडी। एमए पीएचडी एलएलडी कहाँ से किया? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एमए एमएससी डीएससी डीएससी, जो कि डॉक्टर ऑफ साइंस बेटा बहुत ही बड़ा डिग्री होता है। इन्होंने प्राप्त किया था, सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डीएससी किया था। डॉक्टर ऑफ साइंस बहुत बड़ा डिग्री होता है। ग्रेस इन बैरिस्टर एट लॉ,
बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड गए। स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। क्या किए? वकालत किए। तो ये थी इनकी योग्यता के बारे में। अब हम लोग देखेंगे उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। किनके? तो बाबा साहब के। जैसे बुद्ध हो गए, कबीर और ज्योतिबा फुले। इन्होंने बाबा साहब को प्रेरित करने का काम करते थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके मार्गदर्शन पे हमेशा चले और समाज को आगे चलाने का काम किए। बोलता है बेटा कि बाबा साहब के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। याद रखना है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना गुरु मानते थे, मार्गदर्शन मानते थे, प्रेरक मानते थे। नहीं, तो इनको याद रखना है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुक्रूज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑल लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललय सिंह यादव द्वारा एक नए हिंदी रूपांतरण संपूर्ण बाड़मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका था। कितने खंडों में? तो 21 खंडों में, याद रखना। अब ये पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है? तो बताना है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ये हिंदी वर्ड है। इनका जो हिंदी रूपांतरण किए थे वो ललय सिंह यादव किए थे। कौन किए थे? तो ललय सिंह यादव। याद रखना कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है? तो बताना है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। इनका हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ललय सिंह यादव ने किया। किसने किया? ललय सिंह यादव। चलिए, अब हम लोग कुछ, ये तो लेखक परिचय था बच्चे। अब हम लोग कुछ टॉपिक्स, जो हमारा चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगर किसी चीज़ को रखने का उद्देश्य क्या रहता है, टॉपिक को नाम ही से हम लोग पता कर सकते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम का मतलब होता है काम, ये तो मजदूर नहीं। तो विभाजन का मतलब होता है बांटना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। क्या बोलेंगे? डिवीज़न ऑफ लेबर। श्रम विभाजन ये मतलब कामों को अलग अलग बांटना, और जाति प्रथा के आधार पर नहीं। ये था हमारा टॉपिक्स। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले श्रम विभाजन है क्या। जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हर भाग को करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित किए जाते हैं तो उसे श्रम विभाजन, उसे क्या कहते हैं? श्रम विभाजन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्रम विभाजन। जैसे इस फिगर को आप लोग देख सकते हैं, एक बड़े से बिल्डिंग को बनाने के लिए, जैसे किसी बड़े बड़े कार्य को करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हर भागों के लिए क्या किया जाता है? अलग अलग लोगों को निर्धारित किया जाता है। जैसे इस घर को बनाने के लिए बहुत सी सामग्री की आवश्यकता होती है, तो एक ही श्रम एक काम को नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार से जैसे इसमें बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता है, बालू, सीमेंट, छड़, सब कई प्रकार की आवश्यकता है। तो सभी श्रम को अलग अलग जगह पर लगाया जाता है। ये तो यहाँ तक तो सही था। तो चलिए अब देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या देखेंगे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी जाति के आधार पर लोगों को काम को बांटना। ये हमारे रीति पहले से हमारे देश में, समाज में जो चल रहा था, जिसका हमारे बाबा साहब ने विरोध किया। इसका क्या किया? विरोध किया कि उनको जाति के आधार पर काम को नहीं बांटा जाए। इससे क्या होगा कि हमारे देश में बेरोजगारी छाएगा। जैसे किसी एक समाज में ज़्यादा जनसंख्या हो गया तो क्या उस समाज के, उस वर्ग के व्यक्ति कोई अगला काम नहीं कर सकता, क्योंकि जाति के आधार पर बांटा गया। जैसे बढ़ई है, तो बढ़ई की जनसंख्या अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो तो दूसरा काम नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे क्या होगा, इसके आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होगी और बेरोजगारी छाएगी, और वो अपने इच्छा मन के अनुसार वो कार्य को नहीं कर सकता। इसीलिए मजदूर को स्वतंत्रता दी जाए अपने कार्य को करने के लिए, किसी भी काम को वो कर सकता है। इसका विरोध कर रहे थे हमारे बाबा साहब नहीं। लेकिन कुछ ऐसे समाज में व्यक्ति थे जो जातियों को पोषक करते थे, मतलब जाति को बढ़ावा देते कि उससे जाति के आधार पर ही काम को बांटा दिया जाए। जैसे इस बड़े, तो बड़ी का सिर्फ वह काम है तो क्या, लकड़ी काटना, लकड़ी की तरह तरह की वस्तुएं बनाना,
जैसे लोहार है तो लोहे को पीट कर किसी भी आकार को बदलना है सिर्फ लोहार ही कर सकता है। ये यादव का काम है कि सिर्फ दूध को मार्केट में पहुंचाना बेचना, ये यादव का काम था। और ये ब्राह्मण है जो ब्राह्मण को पोथी पढ़ना पूजा पाठ करवाने सिर्फ ब्राह्मण करते थे। ऐसा जाति के आधार पे लोगों का कहना था, लेकिन इसका विरोध हमारे बाबा साहब ने किया कि किसी भी काम को जाति के आधार पे नहीं बांटा जाए। तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पे ही इस चैप्टर को बनाया गया है और बाबा साहब इनका विरोध कर रहे थे नहीं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह विडम्बना अगर बात बोले बेटा तो मजाक, क्या है इसका अर्थ होता है मजाक। यह विडम्बना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये बाबा साहब का कहना था कि हमारे समाज में विडम्बना की बात है, मजाक की बात है कि आज भी हमारे देश में हमारे समाज में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषकों मतलब बढ़ावा देने के लिए, किसी अपना जाति को बढ़ावा देने के लिए ऐसे लोगों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने जाति या किसी भी प्रकार के इसको समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार का यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्यता समाजकार कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है, कि मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ जिस समुदाय का है उसी के आधार पर बांटा गया। इससे क्या होता कि हमारे समाज में हमारे देश में बेरोजगारी छाती, जिसके लिए हमारे बाबा साहब विरोध किए कि वो किसी भी समाज का किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो वो अपने जाति के आधार पर काम नहीं करेंगे। चलिए, चूंकि प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात यह आपत्तिजनक है कि जाति पर प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। मतलब श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक मतलब मजदूर का भी विभाजन का रूप लिए हुए हैं नहीं। चलिए, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता नहीं। चलिए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कहने का मतलब यह है बच्चे कि किसी भी समाज को किसी भी समुदाय को उसके जाति के आधार पर कार्य को नहीं बांट दिया जाए ताकि उसको इच्छा के अनुसार अपने काम को करने दे। उसको काम करने में रुचि भी नहीं होगी, मन भी नहीं लगे तो वो अच्छे से किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। उसके मन के अनुसार स्वतंत्रता के अनुसार कार्य को बांटा जाए कि किसी भी कार्य को वो कर सकता है जिससे अपने गरीबी को दूर कर सके, आर्थिक स्थिति अच्छा हो सके नहीं। लेकिन कुछ ऐसे समाज में लोग थे जो अपने जाति को पोषक मानते थे नहीं। जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य का प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता विचार एक बिना दूसरे दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता था। जैसे ऐसे क्या होता था कि पहले इससे भी होता था क्या नुकसान कि माँ के गर्भधारण अवस्था में ही बच्चे को काम को बांट दिया जाता। जैसे बढ़ी है तो माँ की गर्भधारण अवस्था में ही बोल दिया जाता है कि बढ़ी है ये सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का काम ही करेगा। लेकिन यही को लेकर के बाबा साहब को कहना था कि ये अच्छी बात नहीं है, उनके सामुदायिक समाज उनके जाति के आधार पर कार्य को नहीं बांटा जाए। इसीलिए बाबा साहब इस जाति प्रथा को क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। बात आ रही समझ में बच्चे। चलिए, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। वो कार्य मनुष्य को अपना पेशा में क्या कर देती है तो बांध देती है जिंदगी भर के लिए। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी
अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। कहने का मतलब है बाबा साहब को बच्चे कि अगर वो जिस सामुदायिक में है, जिस समाज में है, जिस जाति में है, उस जाति के अगर काम कम पड़ जाए तो क्योंकि वो उस जाति के प्रति दूसरा काम कर ही नहीं सकता है तो क्या हो जाएगा कि आने वाले समय में भूखमरी हो जाएगी। वो दूसरा काम तो कर नहीं सकते। जैसे ठाकुर है तो ठाकुर का काम है सिर्फ बाल काटना, उसकी जनसंख्या अधिक हो जाएगी और आगे दूसरा काम कर ही नहीं सकता है, बढ़ी वाला काम कर ही नहीं सकता है, यादव वाला काम कर ही नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, उसके बच्चे क्या हो जाएंगे, परिवार भूखे मर जाएंगे। मरेंगे कि नहीं मरेंगे। तो ये बाबा साहब का कहना था कि वो किसी भी काम को कर सके स्वतंत्रता पूर्वक, ना कि इसके जाति के आधार पे। इससे क्या होगा कि उसके बच्चे आने वाले भविष्य खराब होगा, परिवार अच्छे से नहीं रह पाएंगे। ये था बाबा साहब का कहना। लेकिन कुछ ऐसे समाज में लोग थे, हिंदू धर्म की जाति प्रथा की किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उन्हें प्रांगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यही कारण है कि हमारे देश में बेरोजगारी का कारण है, जिसके जाति के आधार पर कार्य को बांटा गया था, यही हमारे देश में बेरोजगारी का पहला कारण है। समझ गए। चलिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों की युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। जैसे क्या है, उसे नहीं रहेगा, उसके अनुसार स्वेच्छानुसार नहीं रहेगा तो क्या व्यक्ति को रुचि भी नहीं होगा काम करने में। अगर उसके रुचि के अनुसार दिया जाएगा, स्वतंत्र के अनुसार, तो एक कार्य को करना संभव है। इस आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वतावश करते हैं। तो ये थी बच्चे श्रम विभाजन और जाति प्रथा की थ्योरी। आप इस चैप्टर को पढ़ने का मेन जो उद्देश्य है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जाति प्रथा के बारे में बताया गया, जिसके हमारे बाबा साहब ने इनका विरोध किया कि जाति के आधार पर किसी को काम को बांटने का प्रयास ना करे, नहीं तो वो क्या है, उसका आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी, उनके परिवार बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो जाति की पोषकों को बढ़ावा देते थे। क्या करते थे, बढ़ावा देते थे। तो बच्चे ये थे थ्योरी चैप्टर 1। अब हम लोग इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। सबसे पहले इस थ्योरी को आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप अपने कॉपी कलम लेकर के और उसको नोट करिए। चलिए, आज तक यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।